आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के केस। जब अदालत के सामने यह सवाल आता है कि आरोपी ने कौन सा अपराध किया है, तो सच्ची परीक्षा यह पता लगाना है कि कार्य करने में आरोपी का इरादा या ज्ञान क्या है। यदि इरादा या ज्ञान ऐसा था जैसा कि आईपीसी की धारा 300 के खंड 1 से 4 में वर्णित है, तो कार्य हत्या होगा, भले ही केवल एक ही चोट लगी हो। उदाहरण के लिए एक हाथ और एक पैर से बंधा हुआ भी आता है और अपनी रिवॉल्वर से एक के सिर पर रखकर एक के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यहाँ यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि एक को गोली मारने में बी का इरादा उसे मारना था, हालांकि केवल एक ही चोट लगी थी, इसलिए मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड 1 के अंतर्गत आने वाली हत्या का होगा। एक अन्य उदाहरण लेते हुए, बी अपने दुश्मन ए के शयन कक्ष में छुपकर घुस जाता है जबकि वह अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। ए की बाई छाती पर निशाना साधते हुए बी जबरन ए की बाई छाती में तलवार घोंप देता है और भाग जाता है। इसके तुरंत बाद ए की मृत्यु हो जाती है। ए को चोट मौत का कारण बनने के लिए प्राकृतिक की सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त पाई गई। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि बी ने जानबूझकर विशेष चोट पहुंचाई और उक्त चोट मौत का कारण बनने के लिए प्राकृतिक के सामान्य क्रम में वस्तुनिष्ठ रूप से पर्याप्त थी। यहाँ बी के कृत्य को आईपीसी की धारा 300 के खंड 3 के अंतर्गत लगेगा और उसे हत्या के अपराध का दोषी बना देगा, हालांकि केवल एक चोट लगी थी। आईपीसी के पहले भाग के तहत पहले हत्या का अपराध स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आईपीसी की धारा 300 के अपराधों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत अपराध का हत्या कभी स्थापित ही नहीं होता। अदालत किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए आरोपी को अपने मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपराधों में से एक में लाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।